मेरा नाम दानियाल सियाल है एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने CC 2021 एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया एंड देन आई हैव बीन एलोकेटेड मुख्तियार कार एंड करंटली आई एम पोस्टेड एज मुख्तियार कार UT इन तालुका कासमात। मैंने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन 2016 में स्टार्ट की थी। मैंने डिफरेंट सिटीज़ में जाके प्रिपरेशन की, लाहौर, इस्लामाबाद। उसके बाद मैंने CSS 2019 2022 अटैम्प्ट दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे क्लियर नहीं हो सके। उसके बाद CC 2021 की जब रिज़ल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड अल्हम्दुलिल्लाह देन आई हैव बीन एलोकेटेड एज मुख्तियार कार। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ डायरेक्शन की कमी है। डायरेक्शन मीन्स के अगर एक होता है कि टू मच रीडिंग और एक रिक्वायर्ड रीडिंग्स। हम लोग क्या करते हैं कि रीडिंग करते जाते हैं, लेकिन हमें करना ये चाहिए कि जो सर्टेन रिक्वायर्ड रीडिंग्स हैं वो करें। सेकेंडली ये कि एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हार्ड वर्क ये है कि आपके पास एक्सटेंसिव नॉलेज है, लेकिन स्मार्ट वर्क ये होता है कि हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज एंड हाउ टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। तो ये जो है सर्टेनली एक क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड थर्ड पे जब आते हैं हम लोग, थर्ड टिप ये है कि कंसिस्टेंसी हमारे यहाँ नहीं होती है कैंडिडेट्स में। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि अपना कुछ टाइम डेडिकेट करते हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए एंड देन दे गिव अप और दे बिकम डिप्रेस्ड एंड देन दे वो लोग क्या करते हैं कि बीच में छोड़ देते हैं जर्नी को, फिर कुछ गैप आ जाता है एंड देन दे ट्राई टू रीएक्यूमुलेट देयर व्हाट दे ऑलरेडी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर। कंसिस्टेंसी के लिए मैटर करता है कि आप जो भी पढ़ें उसको आप एक वे के साथ लेके चलें। मतलब ये कि एक पाथवे आपका होना चाहिए। आप डेली रूटीन आप अपनी बनाएं, आप एक अपनी सर्टेन टाइमिंग एलोकेट करें कि आपको ये रीडिंग इतना टाइम करनी है, आपको ये रीडिंग इतना टाइम करनी है। अगर आप उसको थ्रू आउट लेके चलते हैं अपनी जर्नी में तो इंशाल्लाह यू कैन सर्टेनली क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। हमारे यहाँ बिल्कुल न्यूली एंट्रेंस हैं जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को पहले तो माइंड बनाएं कि आपको इसको लेके चलना है थ्रू आउट नेक्स्ट 6 मंथ्स और इवन फॉर अ ईयर। ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने शुरुआत की, सीरियसली तो तैयारी करें, उसके बाद आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड हो। जैसे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि लाहौर, इस्लामाबाद जाते हैं, 3-4 महीने वहाँ पर तैयारी करते हैं, उसके बाद दे गिव अटेम्प्ट बट दे कुड नॉट क्वालिफाई एंड देन वो क्या करते हैं कि अब हमें ये नहीं हो रहा हमसे, अब हमारी जर्नी ये नहीं है एंड दे स्विच ऑन टू अनदर प्रोफेशन। तो ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है यूथ का। तो ये उनको फेस करना चाहिए, उनको टैकल करना चाहिए। जो डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में है, ये ना हो कि आप कुछ टाइम के लिए प्रिपरेशन करें उसके बाद आप गिव अप कर जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारे यहाँ जैसे रिटन एग्जामिनेशन का है तो इंग्लिश जो लैंग्वेज हमारी वो वाइटल लैंग्वेज है। मतलब आप यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इवन ये होता है कि ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वहाँ पर। जब वो राइटिंग करते हैं ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, उनको ऐसे राइटिंग नहीं आ रही होती, पैराग्राफ राइटिंग नहीं आती होती। तो ये चीज़ें जो हैं ये बाद में जो है अगर हम शुरू में इनको कवर नहीं करते तो बाद में ये हमारे फेलियर का सबब बनती हैं। तो शुरुआत में जब आप चीज़ों को लेके चलते हैं आप बेसिक से स्टार्ट करें, आप इंग्लिश ग्रामर अपनी ठीक करें, पैराग्राफ राइटिंग आप ओके करें। तो ये आगे क्या है कि ऐसे राइटिंग जो है हमारा जहाँ पर 99% ऑफ दी एस्पिरेंट्स फेल होते हैं, तो वो है ही एक सम ऑफ द पैराग्राफ्स। अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगी, उसकी आपको कमांड होगी, तो यू कैन जो इंग्लिश ग्रामर की प्रेफर्ड बुक्स हैं वो है माइकल स्वान की है, रेमन मर्फी की है, आफ्ताब अहमद की भी बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो ये 3 बुक्स हैं, अगर आप इनको प्रॉपर्ली कवर करेंगे तो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। बेसिकली CC का जो एग्जामिनेशन है वो 3 स्टेजेस पर रिलाई करता है। आपका फर्स्ट है MPT एग्जामिनेशन जो एक MCQs पर डिपेंड होता है, आपके MCQs का एग्ज़ाम होता है एंड देन इफ़ यू क्वालिफाई दैट उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई करते हैं देन यू गो फॉर वाइवा एंड इफ़ यू गेट अ गुड स्कोर ओवरऑल एंड देन यू कैन आल्सो गेट अ गुड एलोकेशन। जिससे मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो है वो कंसिस्टेंसी उनके पास नहीं होती, और दूसरा ये कि एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। तो इन दोनों में डिफरेंस जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं
कैंडिडेट्स क्या करते हैं, रीडिंग्स करते जाते हैं, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं होती कि उसको अप्लाई कैसे करना है। अब जैसे एग्जामिनेशन में हमारे यहाँ तो बहुत सारा नॉलेज हमारे पास होता है, लेकिन उसको कैसे डॉट्स को कनेक्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है एग्ज़ाम में, तो ये उनको चीज़ें ये स्किल उनको नहीं आता। ये स्किल उनको अपने आप में लाना बहुत लाजमी है। अदरवाइज़ ये होगा कि हमारे पास नॉलेज तो बहुत होगी लेकिन उसको अप्लाई करना हमें नहीं आएगा। एंड थर्ड जो है, हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई एग्ज़ाम है, जैसे कोई पेपर है, एक सर्टेन आपके पास ऑप्शनल पेपर है, तो आप उसकी डिफरेंट बुक रीडिंग्स करते हैं, लेकिन इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। जो रिक्वायर्ड रीडिंग्स हैं आप उसको गो थ्रू करें और उसके बाद अपने नोट्स बनाएं। इसका ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, आपकी मेहनत भी जो है मिनिमम उस पर लगेगी, एंड यू कैन गेट अ गुड स्कोर अगेन। ये एक नर्व्स का मैटर है, आपको अपनी नर्व्स पे कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, जब आप स्टार्ट लेते हैं तो हमारे यहाँ फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है वो ऐसे का होता है, एंड जो हमारे यहाँ मोस्ट एस्पिरेंट्स है वो फेल ऐसे में होते हैं। अब बात यह कि पहले तो ऐसे के अंदर आपको अपनी जो नॉलेज, आपकी जो भी नॉलेज है, आप उसको डॉट्स को कनेक्ट करें और आप उसको ऐसे को आपको लिखना होता है। अब ऐसे को लिखने के लिए कुछ हमारे यहाँ टीचर्स भी पढ़ाते हैं। अब मैं आपको अगर कुछ बताना चाहूँ तो वो ये है कि आपको पहले तो ऐसे में आपको टॉपिक सिलेक्शन होनी चाहिए। टॉपिक यहाँ पर ही आपका जो है मैटर करता है कि पास आप होंगे या फेल होंगे, क्योंकि अगर आपको टॉपिक सिलेक्शन आ गई तो उसके बाद ये होगा कि आपको टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपको उसको कैसे लिखना है, इंट्रो कैसे लिखना है, उसका थीसिस स्टेटमेंट कैसे डेवलप करनी है, एंड देन उसको आपको जो भी आप आर्ग्यूमेंट उसमें अपना बनाएंगे तो उसको डिफेंड कैसे करना है। ये 3-4 चीज़ें आप सीख लेंगे तो आपको ये होगा कि आपके पास जो है नॉलेज होगी, उसको अप्लाई करने का तरीका भी होगा, और उसके बाद जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपका अपने ऊपर एक कंट्रोल होगा कि मुझे इसको ऐसे पेपर को कैसे लेके चलना है, और आगे जो भी पेपर्स होंगे उसको भी आपको कैसे लेके चलना है। एक वो पाथ भी आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ ये एक बहुत क्रिटिकल मैटर है। असल में ये है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू हमारे यहाँ तब आता है जब कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं होती उनके पास। अब जैसे अगर आपको 3 आवर्स के अंदर आपको पेपर देना है तो आप पहले तो अपना माइंड बनाएं कि मुझे उसको प्रैक्टिस करना है। आप अपनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये होगा कि जब आप पेपर में बैठेंगे, रियल टाइम जब होगा तो रियल टाइम पेपर में आप उसको, आपकी जब अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपको उसको चीज़ों को कवर करना आ जाएगा, और टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आ जाएगी। एक मैंने वर्ड यूज़ किया था, स्मार्ट वर्किंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग का जो आप करें ना, तो अगर आप चीज़ों को सिर्फ पढ़ेंगे और एनालाइज नहीं करेंगे तो आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। अब हमारे यहाँ यही होता है कि लोग 3 साल 4 साल तैयारी में लगा देते हैं, बुक रीडिंग करते जाते हैं, लेकिन उनको एनालिटिकल अप्रोच उनकी वो अच्छी नहीं होती, और एनालिटिकल अप्रोच अच्छी ना होने की वजह से उनको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती। तो ये इशू होता है हमारे यहाँ। मेंटरशिप तो बहुत लाजमी है, एसेंशियल एक आपका रोल है मेंटरशिप का ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आपको मेंटरशिप अच्छा मिल जाता है तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मुझे चीज़ों को लेकर कैसे चलना है, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, कितना टाइम मुझे लग सकता है प्रिपरेशन में। और उसके बाद ये होगा कि आपको मेंटोर आपका जो होगा वो आपको चीज़ों को एक क्लियरफाई करेगा कि आप इस तरफ जाएं, और आप उसी तरफ जाएंगे तो आप मिसगाइड नहीं होंगे। आपकी डायरेक्शन जो है एक प्रॉपर वे के यहाँ चलेगी, और आपका इसमें ये होगा कि आपकी क्वालिफाई करने के चांसेस भी इंप्रूव हो जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जी जहाँ तक बात है तो आपका एकेडमिक जो करियर है वो वहाँ से बिलोंग करता है। अगर आप इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं, या आप बिजनेस बैकग्राउंड के हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जहाँ तक बात है तो आप अपने एकेडमिक करियर को देख के, अपना जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको देख के आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है, ताकि आपको मिनिमम टाइम एलोकेट करना पड़े और आपकी उन पर ऑलरेडी एक कमांड होती है कि मुझे ये चीज़ें आती हैं। तो बजाय इसके कि आप न्यू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ जाएँ, आई वुड रिकमेंड कि जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है आप उसको देख के ही चीज़ आगे ऑप्शनल अपने सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ करें। तो ये कि आप पहले तो ये होता था कि ऑनलाइन हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो जो लोग तैयारी करते थे उनके पास बुक रीडिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। अब ये कि आप बुक रीडिंग भी करें, MCQs के डिफरेंट बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ ऑनलाइन आपके साथ वेबसाइट्स हैं जो आपको इजीली एक्सेस है उनका, तो आप वहाँ से भी
MCQs की तैयारी करेंगे और इंटायरली ये पेपर MCQs का है। जितना आपको MCQs पे ग्रिप होगी, जितना आप उसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। इंटरव्यू टिप्स आपके लिए ये होंगी, आप जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपकी जो CSS का जो है सिस्टम, तो आप वहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम जो है उसका स्कोर डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, तो यू नेवर नो कि आपका रिटन जो स्कोर आपका है वो कितना है। तो बजाय इसके कि आप ये ऑलरेडी अपना माइंड बना लें कि मेरा स्कोर अच्छा होगा और आपको आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड हो टुवर्ड्स द इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो ऐसा ना हो। बजाय इसके आपको ये करना चाहिए कि आप अच्छी एकेडमीज़ की तरफ जाएं और वहाँ पर अच्छे जो है ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे। तो आपका सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए और आप अपना प्रिपरेशन जो है उसको इंटरव्यू के लिए जितना अच्छा कर सकें तो आपके लिए आगे एलोकेशन की तरफ जो है वो आपको मज़ीद फैसिलिटेट करेगा। अमंग डिफरेंट टिप्स जो है वो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले बात तो ये कि हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग की जो है बहुत कमी है। अब बच्चों का ये होता है आपने इंटरमीडिएट कर लिया, अब बच्चे जो है वो नहीं जानते कि हमें किस तरफ जाना है। जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में ये होता है कि एक बच्चा अगर इंजीनियरिंग वो फॉलो कर रहा है, उसका एक इंजीनियरिंग की तरफ है टिल्ट, तो वो इंजीनियरिंग को अपना यूनिवर्सिटी की अप्लाई करेगा, और अगर किसी का मेडिकल की तरफ है तो वो मेडिकल की तरफ जाएगा। लेकिन अब जब उन्होंने वो यूनिवर्सिटीज़ क्लियर कर ली हैं, अब बाद में ये होता है कि उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग की बहुत कमी है। एक ये बात है कि जब आप पंजाब की तरफ जाएंगे या इवन फॉरेन कंट्रीज़ जो हमारे यहाँ होती हैं, वो वहाँ पर प्रॉपर एक करियर काउंसलिंग होती है। अब स्टूडेंट्स को ऑलरेडी दे मेकअप देयर माइंड कि हमें किस तरफ जाना है। अगर आपको सिविल सर्विस की तरफ जाना है तो वो अपनी करियर को उस तरफ लेके चलेंगे, और अगर दे गो फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग तो वो उस तरफ अपने आप को लेके जाएंगे।